नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो मार्च महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले गिरिराज पत्रिका के मार्च महीने के 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं और प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं अभी तक उन सभी की गिरिराज पत्रिका हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गिरिराज पत्रिका के वीकली बेसिस पर जो भी करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो गिरिराज पत्रिका से बने या फिर कोई डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको यहाँ पर कवर कर लिया जाता है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि करंट अफेयर हिमाचल के कवर हो जाएं और हिमाचल का कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में हेल्प करे, वो सारे यहाँ पर कवर हो जाए। और प्रीवियसली आपने एग्जाम में देखा भी है, अभी पेपर 1 हुआ था किसी एग्जाम का, तो उसमें जो है डायरेक्टली क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका से पूछे गए थे। वो ज़्यादा बताने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि डायरेक्टली पूछे गए हैं क्वेश्चन और आगे भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश फैमिलीज ऑफ ड्रग एडिक्ट विल बी लायबल टू पे फाइन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस ग्राम पंचायत में जो है वो नशा करने वाले परिवार को जुर्माना देना होगा। अभी देखो, एक ग्राम पंचायत हिमाचल की ऐसी है जिसने ये डिसीजन जो है वो लिया है कि कोई भी अगर ऐसी फैमिली है जिसमें कोई नशा करता है तो उनको जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा। ये कौन सी पंचायत ने किया है? तो ये लंबलू पंचायत है। लंबलू ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये हमीरपुर की जो है वो ग्राम पंचायत है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की ये ग्राम पंचायत है। ये आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर कोई भी परिवार ऐसा है जहाँ पर कोई भी ड्रग एडिक्ट है तो उनको जो है वो फाइन देना पड़ेगा। अब ये फाइन लगाएगा कौन? जो भी महिला मंडल वहाँ का होगा वो, और ड्रग फ्री महिला मंडल होगा वो जो है वो इस फाइन को जो है वो लगाएगा। अगर कोई फैमिली ऐसी है जहाँ पर कोई भी किसी तरह का नशा नहीं करता, यानी कि ड्रग फ्री फैमिली है, तो उनको जो है वो ऑनर किया जाएगा। जो आइडियल फैमिली का टाइटल है उनको वो दिया जाएगा। और ये लंबलू ग्राम पंचायत ने जो है ये डिसीजन जो है वो लिया है और बहुत ही अच्छा डिसीजन है। गिरिराज पत्रिका में तो ये क्वेश्चन आया नहीं था, डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन कवर हुआ है, तो वहाँ से हमने कवर किया, क्योंकि हमारा टारगेट ही वो है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा रहना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो गिरिराज पत्रिका से हो चाहे डेली न्यूज़पेपर से हो। तो ये डेली न्यूज़पेपर का क्वेश्चन है। अब देखो, जो लंबलू ग्राम पंचायत है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमीरपुर के NIT के समीप जो है वो स्थित है। और इस पंचायत को जो हेड करते हैं वो हैं करतार सिंह चौहान। ये जो है वो इससे पहले जो है वो एजुकेशनिस्ट जो है रह चुके हैं। और ये जो करतार सिंह चौहान है ना, ये इससे पहले जो है इन्होंने एक ड्रग फ्री कमेटी भी जो है वो बनाई है पंचायत वार्ड में। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी इस तरह के काम देखना और इस तरह से काम करना। तो इस तरह से देखो, बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। अगर पंचायत लेवल पर इस तरह से किया जाएगा ना, तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ये जो ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर, नेम द कैंपेन लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन हिमाचल प्रदेश टू बूस्ट वोटर टर्नआउट। तो ये भी डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बना है, गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था। बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में मतदान को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? अभी देखो, जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा जो है वो कैंपेन चलाया गया है ताकि जो वोटिंग है उसको जो है वो बूस्ट किया जा सके। अभी क्या कैंपेन चलाया गया है, क्या इसका नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है मिशन 414, मिशन 414, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये कैंपेन जो है वो चलाया गया है। यहाँ पर देखिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है मिशन 414, और हिमाचल प्रदेश में ये किया गया है ताकि वोटिंग को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, जो वोटर का टर्नआउट है उसको इम्प्रूव किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये जो मिशन 414 टारगेट किया है, इसमें जो है 414 पोलिंग स्टेशन जो है ना, जिनमें लो टर्नआउट पहले रहा है, उनको जो है टारगेट किया गया है। इसमें स्ट्रेटेजीज होंगी, स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी, जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा, मॉडल स्टेशन बनाए जाएंगे, और एंगेजिंग यूथ आइकन, इनके कोई भी यूथ आइकन्स को जो है वो एंगेज किया जाएगा, ताकि वोटिंग जो है, ऑब्वियसली टारगेट क्या है, ताकि वोटिंग को जो है, जो वोटिंग होती है, यहाँ पर 414 स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर वोटिंग लो पहले हुई थी, अब वोटिंग को इम्प्रूव करना यहाँ पर टारगेट रखा गया है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन से मिलते जुलते आप 2-3 क्वेश्चन देखेंगे भी। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश एम टू अचीव ट्यूबरक्लोसिस फ्री स्टेटस बाय विच ईयर। देखो, हिमाचल प्रदेश ने ये टारगेट रखा है कि हम टीबी फ्री जो है वो हो जाएंगे, यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है उससे जो है वो मुक्त हिमाचल को कर दिया जाएगा। परंतु कौन से ईयर तक ये टारगेट रखा है कि इसको हम अचीव कर लेंगे? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि हम 2025, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 2025 तक जो है वो टीबी फ्री हिमाचल जो है वो बनाएंगे, ट्यूबरक्लोसिस फ्री हिमाचल जो है वो बनाएंगे। पूरा जानते हैं यहाँ पर क्या बात हुई, क्यों जो है वो चर्चा में आया। देखो, अभी टीबी डे जो है वो मनाया जाएगा। टीबी डे कब मनाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो मार्च महीने में मनाया जाता है। मार्च की 24 तारीख को जो है ये मनाया जाता है।
इसीलिए ये चर्चा में आया था। तो जो स्वास्थ्य सचिव हैं एम सुधा देवी, उन्होंने जो है वो राष्ट्रीय क्षय रोग जो है ना, इसके उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो है वो जो अलग अलग मिशन चलते हैं उनकी अध्यक्षता जो है वो की, और वही बातें हुई सारी जो जहाँ से जो है उस बीमारी को या फिर इसे ट्यूबरक्लोसिस को जो है वो ख़त्म किया जा सके। परंतु इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड टीबी डे जो है वो कब मनाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? मार्च 24 को जो है वो मनाया जाता है। टीबी होता कैसे है? तो एक बैक्टीरिया से जो है ये होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से जो है ये होता है। इसकी डिस्कवरी जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच थे, एक डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा जो था वो इसकी डिस्कवरी जो था वो की गई थी। और टीबी डे मनाया जाता है मार्च 24 को, ये ज़रूर ध्यान रखना। ये तो आगे आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस हो जाएगा कभी ना कभी, परंतु इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ से। हमने हेल्थ डे भी बहुत बार पढ़ा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो अप्रैल के महीने में जो है वो मनाया जाता है हेल्थ डे। अब हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में। हेल्थ डे 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, क्योंकि 7 अप्रैल को जो था वो क्या हुआ था, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो था वो की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कौन से ईयर में की गई थी? पिछले कल भी हमने पढ़ा था, 7 अप्रैल को तो हुई थी, परंतु ईयर इसका आपने ध्यान रखना है 1948 था, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ होगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन हिमाचल प्रदेश। अभी देखो इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ जो रजिस्टर्ड वोटर अभी तक हिमाचल प्रदेश में हैं वो कितने हैं। अगर हम रजिस्टर्ड वोटर की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है 56,38,422, ये जो है वो वोटर्स की संख्या है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो वोटर्स की संख्या है, यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग निकल कर आएंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं ना बार बार रिपीट नहीं होंगे। इलेक्शन के क्वेश्चंस को तो आप एक साथ लिख लेना, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक, लगभग 1-2 सालों तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि लोकसभा के इलेक्शन हो गए क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये आगे तक पूछे जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर बोलते हैं 56,38,422 वोटर्स हैं, इसमें से मेल वोटर्स भी हैं और फीमेल वोटर्स भी हैं। मेल वोटर्स की बात करें तो 28,79,200 ये मेल वोटर्स हैं, और 27,59,187 ये फीमेल वोटर्स हैं, और 35 जो बच जाते हैं वो थर्ड जेंडर जो है वो यहाँ पर आते हैं। और अगर हम बात करें कि अभी 4th लोकसभा के इलेक्शन जो हैं वो होंगे, तो हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला, इनके लिए जो है वो लोकसभा के इलेक्शन होंगे। और ये आपने ध्यान रखना है कि जो लोकसभा के इलेक्शन जो हो रहे हैं ओवरऑल इंडिया में ना, वो 7 फेसेस में हो रहे हैं। तो हिमाचल में जो इलेक्शन होंगे वो 7th फेस में जो है वो होंगे, लास्ट फेस में होंगे इलेक्शन। 1 जून को जो है वो यहाँ पर इलेक्शन जो है वो होंगे, 1 जून को जो है वो इलेक्शन होंगे, और जो मतगणना होगी, वोटों की काउंटिंग होगी, वो 4 जून को जो है वो होगी, और लगभग 6 जून तक जो है वो इलेक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, नई सरकारें जो है वो बन जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या क्या बने? क्वेश्चन एक तो वोटर्स के बारे में बन गया। अभी क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कितने फेसेस में इलेक्शन होगा। 7 फेसेस में जो है वो इलेक्शन होगा। हिमाचल का कौन सा फेस में होगा इलेक्शन? हिमाचल का 7वें फेस में जो है वो होगा। 1 जून को जो है वो इलेक्शन यहाँ पर होंगे, ये सारा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, वहाँ से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी बोलते हैं इन 1984 लोकसभा इलेक्शन हाउ मेनी सीट्स वॉन बाय कांग्रेस पार्टी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये बात की जा रही है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं लिखा है, परंतु इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बात की जा रही है। बोलते हैं कि 1984 में लोकसभा इलेक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जीते गए थे, परंतु कितनी सीटों पर जो था वो 1984 में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चारों की चारों सीटें जो था वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही जीती गई थी, और ये सेकंड टाइम था जब कांग्रेस जो था वो चारों की चारों सीटों पर जो था वो जीत कर आई थी। इस क्वेश्चन को नोट जरूर करना, ज़रूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए, क्वेश्चन पूछने का ढंग कोई भी हो सकता है, बस हमारे पास डाटा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे 1984 में कितनी सीटें जीती थी, 2014 में इलेक्शन हुए थे तब कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 1984 में कांग्रेस ने चारों सीटों पर जीत हासिल की थी। इस टाइम हमीरपुर से जो था वो नारायण चंद जीते थे, कांगड़ा से जो था वो चंद्रेश कुमारी जीती थी, मंडी से पंडित सुखराम जीते थे, और शिमला से जो था वो केडी सुल्तानपुरी जो था वो चुनाव जीते थे। 1984 में जब इलेक्शन हुए थे ना, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? 23,14,024, ये जो था वो टोटल वोटर थे हिमाचल प्रदेश में। इसमें से जो था वो 61.45% यानी कि 14,22,000 लोगों ने जो था वो अपने वोट का इस्तेमाल किया था, वोट दिए थे। और ये जो 14 लाख
14,22,000 लोगों ने वोट दिया था ना, इसमें से भी मेल और फीमेल वोटर्स कितने थे? तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो 7,51,618 ये मेल वोटर थे, और फीमेल वोटर्स की बात करें तो 6,70,382 ये फीमेल वोटर्स थे। तो ये डाटा आपने ध्यान रखना है। 1984 का ये डाटा इंपॉर्टेंट है, गिरिराज पत्रिका में ये डाटा नहीं आया था, ये भी डेली न्यूज़पेपर से हमने कवर किया है। और देखो, ज़रूरी नहीं कि डेली न्यूज़पेपर में ही जो चीज़ें आती हैं वही इंपॉर्टेंट हो, जो गिरिराज पत्रिका में चीज़ें आती हैं वही इंपॉर्टेंट हो। हमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कहीं से भी ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें नोट करना है। और ये 1984 का डाटा आपने नोट किया, वो आप अब ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ ऑन 999 ईयर लीज। 999 सालों की लीज पर हिमाचल का एक शहर जो है वो दे दिया गया है। अब ये कौन सा शहर ऐसा है जिसको 999 सालों की लीज पर जो है वो दिया गया है, या फिर ये 999 सालों की लीज पर जो है वो है? तो ये शहर कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? ये बिलासपुर शहर है। बिलासपुर, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर जो है वो 999 सालों की लीज पर जो है वो है। पूरी कहानी जानते हैं यहाँ से, क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो भी ध्यान रखें। देखिए, बिलासपुर की जो कहानी है ना, ये जुड़ती है भाखड़ा बांध के बनने से। देखो, भाखड़ा बांध बनाया गया, गोविंद सागर झील जो था वो बनी, और बिलासपुर के 205 गांव थे ऐसे जहाँ के लोग जो था वो जिनको मतलब जो यहाँ पर डूब गए, या फिर जिनको आज भी जो है वो राहत नहीं मिली है। ये ओवरऑल जो आर्टिकल आया था ना, वो ये आया था कि लोगों को राहत नहीं मिली है। आज कहते हैं कि 63 वर्ष जो है वो हो चुके हैं, परंतु फिर भी जो है वो राहत नहीं मिली है, आश्वासन ही जो है वो केवल मिलता है। 9 अगस्त 1961 को जो था वो अस्तित्व में ये झील आई थी, जहाँ पर काफ़ी लोगों के घर चले गए, ज़मीन चली गई थी। और जो विस्थापित लोग थे, ये बिलासपुर जो है ना, इंडिया का ऐसा इकलौता शहर है जिसको 999 सालों की लीज पर रख दिया गया। सब कुछ होते हुए भी देखो, बिलासपुर के जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, अगर लीज पर है तो यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना, उनका मालिकाना हक जो है उस ज़मीन के ऊपर नहीं है। यहाँ पर जब लीज है तो उसके कारण बिजली, पानी, कोई भी कनेक्शन होता है ना, तो नगर परिषद से उसके लिए एनओसी लेना पड़ता है। यहाँ पर अगर कोई भी संपत्ति के ऊपर लोन लेना हो तब भी जो है वो परमिशन पहले लेनी पड़ती है। करीब 41,000 एकड़ भूमि जो है वो झील की भेंट में चढ़ गई थी, और 11,777 परिवार जो था वो यहाँ से बेघर जो था वो हो गए थे। और अभी देखो, आश्वासन मिलते मिलते अभी आश्वासन ही मिल रहा है, राहत बहुत कम तो लोगों तक पहुंची गई है, ऐसा कहा जाता है कि 36,000 परिवार तो ऐसे थे जिनको हरियाणा के हिसार में, सिरसा में, फरीदाबाद में ज़मीन जो था वो दी गई थी ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। और वही है कि अभी भी ये डिमांड करते हैं कि उनको राहत दी जाए, राइट्स दिए जाएं, क्योंकि लीज पर ज़मीन है ना, तो प्रॉपरली ये इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाते। तो ये एक नई बात है जानने के लिए कि 999 सालों के लिए ये लीज पर था। अगर नहीं पता था आपको तो ये एक नया पॉइंट आपने जान लिया। जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है क्वेश्चन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इतना पता चल गया, इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द जनरल इलेक्शन टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द डैश लोकसभा इन द इंडिया 2024 टुक प्लेस। तो बोलते हैं कि भारत में 2024 में लोकसभा के सदस्यों, कौन से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए अभी आम चुनाव होंगे। ओवरऑल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 2024 में जो इलेक्शन होंगे वो कौन सी लोकसभा के लिए जो है वो इलेक्शन होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखो, 2024 में जो इलेक्शन होंगे ना, वो कौन सी लोकसभा के लिए इलेक्शन होंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ध्यान रखना है कि ये 18वें नंबर की लोकसभा के लिए जो है वो अभी इलेक्शन होंगे। कौन से नंबर की? 18वें नंबर की लोकसभा ये होगी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अब 18वें नंबर की लोकसभा के लिए इलेक्शन होंगे, और भी तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपने ध्यान रखनी है। 18वें नंबर की लोकसभा के इलेक्शन होंगे, आपने जान लिया है कि 7 चरणों में जो है वो इलेक्शन होंगे। देश में लगभग 96.88 करोड़ मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, या फिर जिन लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हैं वो 96.88 करोड़ जो हैं वो हैं जो रजिस्टर्ड वोटर यहाँ पर हैं। अगर इनमें से भी हम बात करें कि किस तरह से पूरी इलेक्शन की प्रोसेस होगी, तो देखो, इलेक्शन के लिए देश भर में जो है 10.5 लाख मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण इलेक्शन हो सके इसके लिए जो है 55 लाख ईवीएम जो मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। 21,000 जो पर्यवेक्षक होंगे वो चुनाव पर जो है नज़र रखेंगे। अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजीव कुमार हैं, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। अभी इलेक्शन
ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, परंतु कुछ इलेक्शन कमिश्नर भी बनाए गए हैं। उनका नाम क्या क्या है? एक तो गणेश कुमार है, गणेश कुमार है, ज्ञानेश कुमार है एक तो, और एक है सुखवीर सिंह सिद्धू। इनको जो है वो बनाया गया है, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बने हैं। इनके नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो जो इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते हैं उनकी जो चुनने की प्रक्रिया होती है उसको लेकर डिसीजन दिया था। परंतु फिर पार्लियामेंट से एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के तहत जो इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और तीसरे नंबर पर जो है कोई भी एक व्यक्ति होगा कैबिनेट रैंक का जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुनेंगे। तो ये लोग जो है वो अब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चुनते हैं, और इस प्रोसेस से पहली बार जो है वो इलेक्शन कमिश्नर चुने गए। और दोनों इलेक्शन कमिश्नर का नाम आपने ध्यान रखना है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी ध्यान रखना है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। एक रिवीजन आपका हो जाएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऐप विच एम्पावर सिटीजन टू प्ले एन एक्टिव रोल इन एंश्योरिंग फेयर इलेक्शन। तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए जो नागरिकों को निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो है वो मौका देती है, या फिर आपको लगता है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, कहीं पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना हो रही है, तो आप उस ऐप के थ्रू जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार के द्वारा जो ऐप चलाया गया है वो उस ऐप का नाम है सी विजी लैब। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो इस ऐप के माध्यम से क्या होता है, आप अपने स्मार्टफोन पर कोई भी फ़ोटो खींचकर वीडियो क्लिक कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है, इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से एक्शन जो है वो लिया जाएगा। ऐसे ही सरकार के द्वारा और भी पोर्टल बनाए गए हैं, जैसे कि सुविधा पोर्टल सरकार के द्वारा एक बनवाया गया है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा सुविधा पोर्टल जो बनाया गया है उसमें जो है वो ऑनलाइन नाम निर्देशन, अनुमतियां आदि के लिए जो है वो उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है वो यहाँ पर दी जाती है। तो वो सुविधा पोर्टल से उन लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। एक मतदाता सेवा पोर्टल भी जो है वो बनाया गया है। मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, कोई भी प्रयोक्ता जो होगा अन्य सेवाओं के साथ साथ जो है विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। यहाँ से उन तक जो है वो कोई भी सेवा जो है वो ऑनलाइन पहुंच जाएगी, जैसे कि निर्वाचन सूची वो देख सकते हैं, मतदाता का पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र के संशोधन हेतु भी जो है इनके उसमें को चेंज करना है तब भी वो कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मतदान बूथ, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा जो है वो ले सकते हैं, बूथ लेवल के अधिकारी के बारे में जान सकते हैं। तो वो मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से जो है वो हो जाएगा। वो आपने ध्यान रखना है कि मतदाता सेवा पोर्टल क्या है, सी विजिल ऐप क्या है, और एक आपने सुविधा पोर्टल पढ़ा, वो सुविधा पोर्टल क्या है, ये आपने चीज़ें नोट करनी है यहाँ पर। अब देखो, हम चुनाव में जो आचार संहिता लगती है उसके बारे में बहुत बार पढ़ते हैं कि आचार संहिता में क्या काम होगा क्या नहीं होगा। अब देखो, आचार संहिता होती क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी ये हम जानते हैं। देखो, कोई ज़माना हुआ करता था कि बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, बूथ को ही कैप्चर कर लिया जाता था, मतदान की जो पेटियां होती थी उनको लूट लिया जाता था, खुलेआम जो था वो पैसा बांटा जाता था, दारू बांटी जाती थी ताकि वोट जो है वो लिया जा सके, और धन बल के प्रयोग से ये सारी चीज़ें हो जाती थी। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आचार संहिता का। आचार संहिता, देखो, ये तो नहीं कहेंगे कि इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया इस तरह से, परंतु काफ़ी हद तक जो है ये इसने को आशा की किरण जो है वो ज़रूर दी है। अब आचार संहिता में क्या होता है, जब आचार संहिता लागू हो जाती है ना तो कोई भी जो है वो इस तरह की एक्टिविटी ओपनली नहीं कर सकता, करता है तो इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर एक्शन लेता है। और सरकारों की जो मशीनरीज होती हैं ना, वो भी गवर्नमेंट मशीनरीज का इस्तेमाल अब नहीं हो सकता। जैसे कि कोई भी मुख्यमंत्री, जैसे आपने देखा होगा कि अभी मुख्यमंत्री के शायद गृह सचिव थे, उनको हटाया गया है या चेंज किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि धांधली कहीं पर भी हो सकती है, या कहीं पर भी जो है वो कोई भी ऐसा लूप होल है तो उसको जो है वो इलेक्शन कमिश्नर पूरा कर देता है। क्यों एडवर्टीजमेंट नहीं आती, देखो, आचार संहिता में जो है वो पोस्टें नहीं निकाली जाती क्योंकि लोगों को माना जाता है कि सरकार पोस्टें निकालेगी और लोगों को लुभाएगी, तो पोस्टें नहीं निकाली जाती। हाँ, एग्ज़ाम वगैरह इजीली कंडक्ट हो जाते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की परमिशन से, तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। जो पहले जो एग्ज़ाम जो है वो
एडवर्टाइज हो चुके हैं वो इजीली हो जाते हैं। तो ये होती है आचार संहिता, जिसमें इस तरह की मतलब आचार संहिता में इलेक्शन फ्री एंड फेयरली हो सके वो इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट पंचायती राज एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला पंचायती राज एक्ट कब पारित किया गया था, तो वो किया गया था 1968 में। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1968 में हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम जो था वो पारित किया गया था। अगर हम पंचायतों के बारे में जानें, पंचायतों के बारे में अगर हम जाने तो देखो, पंचायतों के बारे में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट बातें जो है वो पता होनी चाहिए। ये जो पंचायती राज है इसकी आपने देखो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ध्यान रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना 1992 की, वो जो है वो बात करती है पंचायती राज के बारे में। क्वेश्चन पूछने वाला क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो कौन सा ऐसा स्टेट था जहाँ पर सबसे पहली बार पंचायती राज जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। तो फर्स्ट स्टेट था राजस्थान, ये आपने ध्यान रखना है। 1959 की बात है, नागौर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट था जब पंचायती राज को जो था वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने भी जो था ये सिस्टम को अडॉप्ट किया था। बहुत सारी कमेटीज़ बनी पंचायती राज को लेकर, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी है 1957 में जो था ये बनी थी। इस कमेटी के अलावा जो था वो अशोक मेहता कमेटी थी 1977 की। GVK राव कमेटी थी, GVK राव कमेटी भी लगभग जो था ये 1985 के आसपास अपॉइंट हुई थी। LM सिंघवी कमेटी थी 1986 की। और एक गादगिल कमीशन आया था, गादगिल कमेटी, गादगिल योजना जो थी ये जो था वो 1988 की जो है वो है। तो ये कमेटीज़ आपने ध्यान रखनी है जो पंचायती राज के साथ जो है वो डील करती हैं। और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना है कि फर्स्ट पंचायती राज एक्ट जो था वो 1968 में पारित किया गया था। ठीक है जी, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जान लेते हैं। बोलते हैं कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है। जो पेपर करेंसी जो है वो जारी की जाती है, इस पेपर करेंसी को जारी करने का जो पूर्ण रूप से अधिकार होता है वो किसके पास जो है वो होता है, तो वो होता है वो रिजर्व बैंक के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है वो इसका सही आंसर जो है वो होगा। RBI इसका सही आंसर ध्यान रखना है। उससे पहले देखो PGT के एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो आ गया है और PGT की तैयारी कर रहे हैं तो PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही अच्छा टाइम आपके पास है प्रैक्टिस करने का। नीचे उसका लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बताया पेपर 1 में अगर पास होंगे तभी पेपर 2 जो है वो चेक होगा, और पेपर 2 में अगर नंबर क्लैश कर जाते हैं तो पेपर 1 से ही जो है वो मेरिट बनेगी और नौकरी तभी लगेगी जिसके पेपर 1 में भी ज़्यादा नंबर होंगे। तो आपके पास अच्छा मौका है। अगर PGT का मौका कईयों को तो मिला भी नहीं क्योंकि B.Ed ही नहीं थी, अगर आपके पास ये मौका है तो आप ज़रूर जो है वो PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन कब किया गया था। तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग था ये कब बना था, ये 1956 में जो था वो बना था। 1956 में ये बना था। ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं, आपको नोट करने हैं ये साथ साथ में। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो पीर पंजाल सुरंग का आपको पता ही है कि ये जो सबसे लंबी टनल आती है पीर पंजाल टनल, ये जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो आती है। आगे बोलते हैं कि भारत के किस राज्य की विधानसभा ने जो था वो जो समान नागरिक संहिता थी जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया, UCC कहा गया, ये विधेयक जो था वो 8 फरवरी 2024 को पारित किया था। यह भी आपको पता है कि ये उत्तराखंड है स्टेट, उत्तराखंड का आपने ध्यान रखना है। अब किया कब गया था ना वो आपने ध्यान रखना है, एग्जैक्टली डेट पता होनी चाहिए, 8 फरवरी 2024। आगे बोलते हैं भारतीय आंदोलन पर जो इंडियन स्ट्रगल नाम से एक किताब लिखी गई थी, इंडियन स्ट्रगल नाम से, इस किताब के लेखक कौन थे, किसने जो था वो किताब लिखी थी। तो भारत के जो आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल किताब लिखी गई थी ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आपने ध्यान रखना है। इस तरह के जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो अलाइड सर्विसेज में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ ही दूसरा लिंक जो है वो अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का है। तो आप दोनों टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अलाइड का तो आपको पता ही है कि सभी एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। आपको सही डायरेक्शन में पहले काम करना आना चाहिए, तभी तो सक्सेस जो है वो मिलेगी।
अगला क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल का जो 7वां राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको कमेंट करके जो है वो बताना है कि सेवन्थ जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया है उसके चेयरमैन जो है वो कौन है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। लास्ट वीडियो जो थी गिरिराज पत्रिका की, इनके मार्च महीने का सेकंड पार्ट, उसमें डिटेल से ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर हर एक अपडेट आपको मिल जाती है। @allexam31 सर्च करना अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।